दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे घटना चक्र की पूर्वावलोकन की प्रीवियस ईयर के जियोग्राफी के क्वेश्चन। पिछले 50 क्वेश्चन तक हम लोग अगले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है वार्षिक वर्षा से कम होती है। इसका आंसर 75 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन नहीं उगते? इसमें नहीं उगते पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। अगला देखते हैं, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जट, आईटीसी जट का खिसकना, तिब्बती उच्च भूमि, ला नीना, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर लोगों को मैतेई कहा जाता है। अगला देखते हैं, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में है। मगध एवं अंग के मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग के मैदान मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं। जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोग, शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। इसमें एक से अधिक जोड़ा सम्मिलित नहीं है। जोग शरावती से, कपिलधारा नर्मदा नदी, धुआंधार नर्मदा नदी। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे, कपिलधारा नर्मदा पे और धुआंधार भी नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे। इसका आंसर होगा चौथा। सबसे पहले उत्तर विशाखापत्तनम, उसके बाद नागपट्टिनम, उसके बाद मछलीपट्टिनम, काकीनाडा। विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? इसमें पूछा युवा वलित पर्वत नहीं है। अरावली, एडीज, अप्लेशियन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में देखते हैं, वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में फलन के फलस्वरूप बनते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय और आल्प्स हैं, ध्यान देना है। नवीन वलित पर्वत हिमालय और आल्प्स हैं, जबकि प्राचीन वलित पर्वत अरावली और अपलेशियन है। अरावली तो भारत में है, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका और यूराल, ये तीनों प्राचीन वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसकी न्यून हिमरेखा है? आल्प्स क्षेत्र की, आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है। अगला देखते हैं, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा का पठार है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ गंगा नदी बनाती हैं? अलकनंदा एवं भागीरथी नदी देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बड़ा जलग्रहण क्षेत्र, सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? पेनानी नदी का। अगला देखते हैं, भारत में यरलुंग-यांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग-यांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हंसतो, ईब, मांड आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी भाग कौन सी उपनदी है? इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उत्तरी कोल और बराकर दोनों उपनदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम पटना में। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तर काशी, बाकी सब गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में देखते हैं, देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि हैं। अगला देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है, क्योंकि पहले स्थान पे महाराष्ट्र। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ये भी सही है।
महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। यह सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन पूर्वी घाट नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र कटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट उग्र कटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहते हैं? जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो इसे गली कटाव कहते हैं। क्वेश्चन 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर, जो कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है। ये यूपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तट क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे मैंगो शावर्स कहते हैं। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी जलवायु में भिन्नता इसलिए क्योंकि उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र उपयुक्त में से अधिक एक से आंसर, क्योंकि देखते हैं दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक दंडकारण्य पठार फैला हुआ है। अगला देखते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? हल्लीकर। हल्लीकर ये कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। बाकी थापरकर, राठी, मेवाती ये सब राजस्थान की मवेशी नस्ल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। अगला देखते हैं, चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। अगला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण और पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, इसीलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? लैटराइट मृदा का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमट्टी लोम मिट्टी में सभी प्रकार के कण मिलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस नहर प्रणाली में निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। यह पश्चिमी चंपारण में है त्रिवेणी नहर। दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये भी सही है। सिंचाई, ये भी सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विकिरण, सभी चारों। अगला क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग। ये सभी उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। अब देखते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध उपयुक्त में से सभी से है। इसके बारे में देखते हैं, वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, काली क्रांति का संबंध है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। अगले 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।